चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में भूत प्रेतों को लेकर काफी चर्चाएं होती रहती है और इसी बीच जितेश नाम के एक लड़के ने हमारे साथ इस घटना को शेयर करते हुए बताया है कि वो एक टैक्सी ड्राइवर है और उसने भी एक ऐसे हादसे से सामना किया था जिस पर विश्वास करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन वाकई उस चीज को लेकर लोग डर से कांपते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था ऐसा जिसके बाद जितेश की जिंदगी में काफी ज्यादा बदलाव आ गए थे और साथ ही उसने जिंदगी के एक अहम किस्से को भूतिया पलों में बिताया था। तो आगे की कहानी मैं आपको जितेश के पॉइंट से ही सुनाऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम जितेश है और मैं आपको बता दूं कि मैं एक टैक्सी चालक हूं। पहले हमारा परिवार दिल्ली के एक छोटे से कस्बे में निवास करता था। दिल्ली के अंदर जन्म हो जाने के बाद मैंने बचपन से ही गरीबी से सामना किया था। आए दिन नई नई चीजों की कमी देखने को मिलती थी और साथ ही मानो जिंदगी जैसे खराब सी हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे जिंदगी के अंदर कुछ चीजें ऊपर नीचे होती रही। इसी बीच धीरे धीरे पापा ने भी अब घुटने टेक दिए थे। तब उनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई थी तो उन्होंने अब घर पर रहना ही ठीक समझ लिया था। वो क्या था कि मुझे अपने आसपास के लोग काफी ज्यादा समझदार मानते थे। मैं अपने घर वालों की काफी इज्जत करता था और उसके साथ ही हर चीज को बड़ी अच्छी और सावधानी तरीके से समझता था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब किस्मत साथ छोड़ दे तो जिंदगी खराब हो ही जाती है। पापा के घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था जिस वजह से उन्हें घर पर ही रहना पड़ा। हम उस कस्बे के अंदर अपनी जमीन में खेती बाड़ी करके अपना पेट पालते थे, लेकिन अब खेती बाड़ी भी करने के लायक भी नहीं थे वो। इस वजह से मैंने अपने पापा से रिक्वेस्ट की कि वो हमारे गांव वाली जमीन को बेच दे और उसके बदले में मुझे एक टैक्सी लाकर दे दें ताकि मैं शहर में टैक्सी चला लूंगा। दोस्तों, उस समय मुझे ना ही तो अपने घर वाले खड़ूस समझते थे और उन्हें एक बात अच्छे से मालूम थी कि मैं जो भी करता हूँ वो अच्छे के लिए ही करता हूँ। कभी कभी किसी भी चीज के बारे में मैं गलत नहीं सोचता। उस वक्त मेरे पापा ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी ला कर दूंगा, लेकिन अगर हमारा धंधा चौपट हो गया तो फिर तो हमारे लिए बड़ी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। लेकिन मैंने पापा को समझा दिया और दूसरे दिन पापा की जमीन की डील करके कस्बे वाली जमीन को बेच दिया। वो छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिसके बदले में हमें एक अच्छी रकम मिली और उसके बाद हमने उस रकम से एक टैक्सी खरीद ली थी और साथ ही थोड़े बहुत मकान बनवा लिए थे। अब हम पक्के मकान में रहने लगे थे। दोस्तों, कहते हैं जमीन माता को तो हम बेच देते हैं, लेकिन जिंदगी में हम कभी भी उसे वापस से नहीं खरीद सकते। सच में हमने अपनी जमीन को बेचा था तो हमारे मन में भी काफी अजीब सा फील हुआ था कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन मजबूर के सामने किसी की एक नहीं चलती है। फिर उसके बाद मैं अपने पापा को पूरी तरीके से आश्वासन दे चुका था कि अब जो भी हो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। दोस्तों, उसके बाद मैं दिल्ली जैसे बड़े महानगर में अपनी टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। मुझे उस जगह का नाम ठीक से तो मालूम नहीं है, लेकिन वहां पर मेरे अलावा 4 या 5 और भी टैक्सी वाले थे। उनमें से एक बूढ़े अंकल भी थे जो शायद 55 साल के थे और एक 45 साल के अंकल भी थे। तो उनके साथ मेरी अच्छी खासी बनने लगी थी। 10 दिन के अंदर अंदर उनके इतना ज्यादा करीब हो गया था कि मेरे और उनके बीच काफी अच्छी और तगड़ी दोस्ती बन गई थी। हम आपस में एक दूसरे के बारे में बतलाते ही रहते थे। कुछ दिन तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन जबलपुर नाम के गांव वाले बस स्टैंड पर मेरे सामने एक लड़की से हुआ। दरअसल वहां पर पहुंचने वाली बस वहां पर आकर रुकी और बस के रुकते ही मैं लगातार उस तरफ देखने लगा। मैं उस उम्मीद में था कि मैं यहाँ से कुछ सवारी लेकर निकल जाऊंगा और जैसे वो बस वहां पर आकर रुकी तो मैं उस तरफ अपनी आंखें फाड़ कर देखने लगा। उसके बाद मेरी नजर सामने की तरफ नजर आने वाले एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। तो उस बूढ़े आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कहीं पर जाना है। अभी मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि तभी उस बस के अंदर से एक लड़की बाहर निकलने लगी। यही उसकी उम्र भी तकरीबन मेरी उम्र के करीब होगी। शायद लड़की की उम्र 20 से 22 साल की थी। जैसे ही वो बाहर निकली
तो मैं अपनी आंख फाड़ फाड़ के उस लड़की की तरफ देखने लगा। मेरी आंखें उस लड़की की ओर से हट ही नहीं रही थी। फिर मैं कुछ देर तक तो उसकी तरफ देखता ही रहा। फिर वो अपनी बस से नीचे उतरी और एक ऑटो वाले के पास पहुंची। दोस्तों पता नहीं क्यों, लेकिन उस लड़की को देखकर मेरे मुंह से कोई आवाज तक नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने कुछ बहुत खास देख लिया हो। मुझे तो उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस उस लड़की का चेहरा ही मेरी आंखों के सामने मंडरा रहा था। तभी वो लड़की बार बार 3-4 ऑटो वालों के पास गई, लेकिन सभी उसे जाने से मना कर रहे थे। तभी वो मेरी तरफ आने लगी, पर मैं थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पहली बार अपनी क्रश को देखते हैं या फिर उससे मिलते हैं तो हमारी जुबान बाहर नहीं आती। वो मेरे पास आकर रुकी और किसी तरह मैं भी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। फिर उस लड़की ने कहा, अरे सुनो, आप ममता नगर गांव के लिए निकल सकते हो। जब मैंने उस लड़की से ममता नगर गांव का नाम सुना तो मैं उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी ऐसे गांव के बारे में नहीं सुना था। अभी मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि तभी उस लड़की ने कहा, लगता है आप शायद इस गांव के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि लगातार मैं उस लड़की के चेहरे को ही घूरता जा रहा था। तभी मैंने थोड़ा ध्यान देते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप 2 मिनट रुको, मैं जरा पूछ कर आता हूँ, और यहाँ से कहीं जाना मत। इतना कहने के बाद मैं वहां से बगल वाले टैक्सी वाले के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर मेरे ही पुराने दोस्त नजर आ रहे थे, जिनके साथ मैं काम करते हुए काफी दिन बिता चुका था। फिर उनमें से एक बूढ़े आदमी ने कहा, अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम किस गांव की बात कर रहे हो? तुम जानते भी हो आखिर ममता नगर के अंदर ऐसी चीज है जो बहुत ही खौफनाक है। पता नहीं क्यों, लेकिन उस बूढ़े आदमी की बातें मुझे थोड़ी अटपटी लग रही थी। फिर मैंने उस आदमी से कहा, अरे दादाजी, आप मुझे ये बताइए ना कि उस गांव का रास्ता किस तरफ से निकलता है। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें वहां जाने की परमिशन नहीं दूंगा। अगर इसके बावजूद भी तुम वहां पर जा रहे हो तो तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी टैक्सी को मत रोकना, क्योंकि आते आते तुम्हें रात हो जाएगी, और रात में उस गांव के रास्ते को बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड बताया जाता है। इतना सुनकर मैंने उन बाबा से कहा, अरे बाबा, आप चिंता मत करिए, और वैसे भी मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता जिनमें आप करते हो। आजकल की जनरेशन इन चीजों में विश्वास करने के लायक नहीं रही। इतना कहने के बाद मैं अपनी टैक्सी के पास आया तो मैंने देखा कि वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी होकर मेरा इंतजार कर रही थी। शाम के 4:30 बजने को आए थे और अब धीरे धीरे सूरज भी पश्चिम दिशा की तरफ ढलने लगा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ देर के बाद सूर्यास्त हो जाएगा। फिर मैंने उस लड़की को बड़ी ही विनम्रता के साथ कहा, अरे मैडम जी बैठिए ना, आपको मैं आगे तक छोड़ देता हूँ। मैंने इतना कहा ही था कि वो लड़की एकदम से टैक्सी के अंदर बैठ गई, और टैक्सी के अंदर बैठते ही मैंने उस लड़की से कहा, वैसे आप कहाँ से आ रही हैं? फिर हम दोनों के बीच में कुछ नॉर्मल बातें होने लगी। शायद उस लड़की को भी मेरा बर्ताव काफी अच्छा लगा था, क्योंकि बोलने चालने में मैं काफी अच्छा था, और ऊपर से काफी ऐसे लोग भी थे जिनको मैंने बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया था। मैं हर किसी को कुछ ही मिनटों में अपना दोस्त बना लेता था, और मैंने ऐसा ही किया। मैंने उस लड़की को भी अपना दोस्त बना लिया, और हम रास्ते भर चलते रहे। उस लड़की से बात करते करते मुझे तो पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर कब हमने आधा रास्ता काट लिया है। जैसे ही हमने उस आधे रास्ते को काटा तो वहां से एक अजीब से सन्नाटे की शुरुआत हो गई। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था, और पेड़ पौधे तो मानो एक चुप्पी के अंदर सोए हुए हैं। सब कुछ एकदम खामोश था। फिर वहां से एक अजीब सी जगह शुरू हो गई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल में भी अजीब सा डर बैठ गया था। मैं बड़े आराम से अपनी टैक्सी को ड्राइव कर रहा था। टैक्सी के चारों तरफ के शीशे खुले हुए थे, जिनके अंदर ठंडी ठंडी हवा मेरे जिस्म से टकरा रही थी। चुपके चुपके मैं अपनी गाड़ी के सामने टंगे कांच के आईने में उस लड़की के चेहरे को देख पा रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी आंखें उस लड़की के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। फिर कुछ देर तक तो मैं इसी तरह ड्राइव करता रहा, लेकिन जैसे जैसे रास्ता गहरा होता जा रहा था वैसे वैसे मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था।
तभी पीछे से उस लड़की ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं इतना ज्यादा डर गया कि मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। मैंने एकदम से पलट कर देखा तो उस लड़की ने कहा, अरे नॉर्मल हो जाओ, इस तरह घबरा क्यों रहे हो? तो मैंने उस लड़की से कहा, मैम साहब ये कोई मजाक करने का टाइम नहीं है, ये रास्ता कितना ज्यादा खौफनाक है शायद आप नहीं जानती हो। मैंने इतना कहा ही था कि तभी उस लड़की ने कहा, अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता, जिन चीजों को तुम अपने दिमाग में लेकर घूम रहे हो ना, वो सब कहने की बातें होती हैं। उस लड़की ने इतना कहा ही था कि मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं मैडम जी, सच में जंगल जैसी चीजों में काफी ज्यादा पैरानॉर्मल चीजें देखने को मिलती हैं। हम रात दिन ड्राइव करते हैं तो हम इन चीजों के बारे में काफी अच्छे से जानते हैं। उस लड़की ने मेरी बात पर पानी फेरते हुए कहा, अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं, तुम भी मेरी तरह ही नौजवान हो और आज के जमाने के हो, कहाँ इन पुरानी बातों में विश्वास करते हो। उस लड़की की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लड़की किसी शहर की निवासी है। फिर उस लड़की ने बताया कि वो किसी डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए यहाँ पर आई है और उसके पापा एक बिजनेसमैन है। उसके पापा कहीं मीटिंग से बाहर गए हुए थे और आज के आज उन्हें ये काम करना जरूरी था, तो ऐसे में उसे यहीं आना पड़ा। अभी उसकी बात टली ही थी कि फिर एक बार मैंने उस लड़की की बातों को काटते हुए कहा, मैम साहब आप थोड़ा अपने बगल वाले शीशे को बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ खतरा है। मैंने इतना कहा ही था कि फिर एक बार उस लड़की ने कहा, अरे यार आराम से मेरी तरह नॉर्मल हो जाओ और खुली हवा का आनंद लो, बाहर का मौसम तो देखो कितना अच्छा है। मैं जानता था कि शहर के लोगों को यहाँ का मौसम काफी अच्छा लगता है, लेकिन वो इन बातों से अनजान रहते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। हालांकि मैंने उन बाबा को कहा ही था कि मुझे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है, लेकिन दिखावट करने में जितनी बातें मैं उस लड़की को बता रहा था वो सारी की सारी बातें मेरे ऊपर ही उल्टी डाल रही थी। मैं समझ गया था कि इसको समझाने से कोई फायदा नहीं है और कुछ दूर आगे जाने के बाद हमारी टैक्सी को एक जोरदार झटका लगा। झटका लगने के कारण मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारी टैक्सी के अंदर किसी चीज की खराबी आ गई है। यही चीज देखने के लिए मैंने अपनी टैक्सी को साइड में लगा दिया, लेकिन फिर मुझे वही बात याद आने लगी जो उन दादाजी ने मुझे बताई थी, यानी कि मुझे रास्ते में कहीं भी किसी भी जगह पर उतरना नहीं है। हालांकि अब हल्का हल्का उजाला छाया हुआ था और उसके बाद मैंने सोचा कि अब तो गांव के अंदर जाकर ही देख लूंगा आखिर गाड़ी में खराबी क्या हुई है। फिर कुछ देर के बाद हम बातें करते हुए दोनों गांव में पहुंच गए। गांव में पहुंचे तो मुझे पता चला कि गाड़ी के अंदर कोई समस्या नहीं है। फिर यह आवाज कैसी थी? फिर मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था। अभी मैं उस गांव से वापस निकलने ही वाला था कि तभी उस लड़की ने कहा, जरा सुनो, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगी, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और 1 घंटे के लिए आप प्लीज रुक सकते हो, क्योंकि मुझे आज ही क्या आज वापस शहर के लिए निकलना होगा। अब उस लड़की की बात टालना भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और उसकी इस प्यारी सी मुस्कान के सामने मैं पिघल गया। फिर मैंने उस लड़की से कहा, जी कोई बात नहीं, आप 1 घंटा रुककर जल्दी से यहाँ पर आ जाना, फिर मैं आपको वापस बस स्टॉप पर ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद मैं वहीं टैक्सी के पास खड़ा होकर अपना फोन चलाने लगा। मुझे लगा कि चलो इतना और टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा, क्या पता मेरी बात मानकर ये लड़की मेरे साथ दोस्ती कर ले। मैं अभी यही सब सोच रहा था कि तभी मुझे याद आया कि शायद गाड़ी में कुछ हलचल हुई थी, मुझे उसे देखना चाहिए। फिर मैं बोनेट के पास पहुंचकर अपनी गाड़ी के अंदर वाले हिस्से को देखने लगा तो मैंने पाया कि अभी भी मुझे गाड़ी के अंदर कोई खराबी पकड़ में नहीं आ रही थी। पूरी की पूरी गाड़ी नॉर्मल पड़ी थी, लेकिन फिर वो इतने जोर का धमाका किस चीज का था जो मेरी गाड़ी के अंदर से आया था, इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर रखा था। फिर कुछ देर तक तो मैं अपनी टैक्सी को इधर से उधर देखता रहा, लेकिन मुझे उसके अंदर किसी भी खराबी का कोई नामो निशान नहीं मिला। तो उसके बाद मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और अपनी ही टैक्सी में बैठकर उस लड़की का इंतजार करने लगा। मैं अभी भी उस लड़की के सपनों में खोया हुआ था। वो मुझे इतनी पसंद आ गई थी कि आज तक मैंने किसी के प्रति इतना ज्यादा अट्रैक्शन महसूस नहीं किया था। कुछ देर वेट करने के बाद वो लड़की मुझे उस गांव के एक घर से आती हुई नजर आई। उसके हाथ में पेंसिल थी और कुछ कागज भी नजर आ रहे थे।
वो सीधे मेरे गाड़ी में आकर बैठ गई तो वो थोड़ी परेशान लग रही थी। मैंने उस लड़की से कहा, अरे मैम क्या हुआ, आप परेशान लग रही हो? तो उस लड़की ने कहा, अरे नहीं कुछ नहीं यार, थोड़ा सर दर्द कर रहा है। तुम एक काम करो, मुझे जल्दी से बस स्टॉप पर छोड़ दो, घर के लिए निकलना है। इतना कहने के बाद मैंने अपनी टैक्सी मोड़ ली और वहां से तुरंत ही निकल पड़ा। हालांकि उस रास्ते के प्रति अभी भी मेरे दिल में काफी ज्यादा डर बैठा हुआ था। बार बार दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन किसी तरह मैं ड्राइव करने लगा। और कुछ दूर आगे आने के बाद उस लड़की ने कहा, यार आज तो पूरा दिमाग ही खराब हो गया, ना ही तो मेरा पूरा काम हुआ और ना ही वकील आया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और इसी बीच हमारी गाड़ी एक और जोरदार झटका खाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि गाड़ी के ब्रेक लेदर की आवाज आ रही है। मैं थोड़ा परेशान था। तभी उस लड़की ने कहा, लगता है तुम्हारी टैक्सी के अंदर कोई खराबी है, तुम्हें उतर कर देख लेना चाहिए। फिर मैंने कहा, अरे नहीं नहीं मैम साहब, इस रास्ते के बीचों बीच में उतरना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। इससे अच्छा होगा हमें जो खराबी है उसके साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। मैंने इतना कहा ही था कि तभी मेरे पीछे से आवाज आई। मैंने कहा ना, तुम गाड़ी को रोको और नीचे उतर कर देखो कि गाड़ी में आखिर बार बार क्या दिक्कत हो रही है। लेकिन मैंने उस मैम साहब की एक भी बात नहीं मानी और चुपचाप टैक्सी चलाता रहा। अभी थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसने मुझे कान में एक हल्की सी आवाज में कहा, देखो अगर तुम गाड़ी से उतर कर नीचे नहीं देखोगे तो मैं तुम्हारे साथ गलत कर दूंगी। इतना सुनते ही जब मैंने गाड़ी के मिरर में देखा तो उस वक्त मेरा पूरा शरीर थर थर कांपने लगा, क्योंकि मैंने देखा कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी बल्कि एक चुड़ैल थी जिसके 2 दांत उसके जबड़े को फाड़कर बाहर निकले हुए थे। इस वक्त मैं इतना ज्यादा डर गया था कि अब मेरे मुंह से कोई आवाज तक बाहर नहीं निकल पा रही थी और मैं उस औरत को अपने सामने देखकर बहुत ही बुरी तरह घबराने लगा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और अच्छी खासी तरह बात करने वाली उस मैम साहब को अचानक ही चुड़ैल में तब्दील होता देख मैं एक बात तो पूरी तरीके से समझ चुका था, वो कोई लड़की नहीं जिसको मैंने वहां छोड़ा था, ये कोई और है और इसने मुझे अपने छलावे की ताकत में फंसा लिया है और अब ये मुझे इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाली। लेकिन उस दादाजी के बताए मुताबिक मुझे अपनी गाड़ी को कहीं भी रोकना नहीं था और अगर गलती से भी गाड़ी को रोक दिया तो फिर मुझे उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। बस अपनी टैक्सी को लगातार आगे की तरफ भगाता ही रहा। फिर कुछ इस तरह चलने के बाद उस लड़की ने अचानक मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। उसका हाथ बहुत ही ज्यादा ठंडा था जिस वजह से मेरे पूरे शरीर में कपकपी छूटने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। डर के मारे मेरी हालत और भी ज्यादा पतली पड़ने लगी थी और उसी वक्त मेरी टैक्सी के अंदर किसी चीज की हलचल होने लगी। टैक्सी के अंदर अजीब सी हरकत हो रही थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। और उसके बाद मेरी टैक्सी बीच रास्ते के अंदर ही अचानक ही बंद हो गई। जब टैक्सी इस तरह बंद हुई तो मैं समझ गया था कि काली शक्तियों ने मेरे चारों तरफ अपना घेरा जमा लिया है और अब मेरा यहाँ से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। फिर जब मैंने सोचा कि अब ये चुड़ैल मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, तभी मेरी नजर गाड़ी के मिरर में पड़ी तो इस बार मैंने देखा कि पीछे की तरफ कोई भी मौजूद नहीं था। पीछे का नजारा अब एकदम साफ हो चुका था और ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे मेरी हालत और भी पतली पड़ने लगी। अब मैं दरवाजा खोलकर जल्दी से नीचे भी नहीं उतर सकता था और गाड़ी के अंदर भी उस काली आत्मा का साया मंडरा रहा था। उसके बाद किसी तरह मैंने दरवाजे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसे खोलने लगा। मैंने झट से दरवाजा खोला और जल्दी से गाड़ी के एकदम सामने पहुंच गया। जैसे ही मैं गाड़ी के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि गाड़ी के बोनट के अंदर से हल्का धुआं निकल रहा था और जैसे ही मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और बोनट को खोला तो अचानक मेरी गाड़ी की लाइट एकदम से ऑन ऑफ हो गई। गाड़ी की लाइट को ऑन ऑफ होता देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। अब मेरी गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी थी और मैं किसी पागल कुत्ते की तरह गाड़ी के आगे आगे भागने लगा। मैं समझ गया था कि सब किसी मायाजाल का असर है। मैं अपनी गाड़ी के आगे आगे और मेरी गाड़ी मेरे पीछे पीछे। कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा। फिर मुझे एक पेड़ दिखा
तो मैं उस पेड़ के ऊपर जल्दी से चढ़ गया, क्योंकि उसके ऊपर चढ़ना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान था। और जैसे मैं उसके ऊपर चढ़कर अपनी गाड़ी को देखने लगा तो मैं न पाया कि गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा हुआ था, जिसके हाथ बहुत लंबे लंबे थे और हाथों के नाखून भी काफी ज्यादा डरावने थे। तभी मेरी टैक्सी के अंदर से कोई नीचे उतरा, और जब मैंने उसका हुलिया देखा तो मैं अपनी मौत को दूसरे रूप में उसे देख सकता था। वास्तव में ये वही चुड़ैल थी जो कुछ देर पहले टैक्सी के पिछले हिस्से में बैठी हुई थी, लेकिन अब ये पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। इसकी हाइट भी बहुत ज्यादा थी, और उस भयानक चुड़ैल की हाइट को देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। किसी भी हालत में मैं छुप छुप कर वहीं पर बैठा रहा, और मैं वहां से निकलना चाहता था। उस पेड़ की शाखा टूटने से पहले मैं वहां से उतरना नहीं चाहता था। कुछ देर के बाद वो आत्मा इधर से उधर भटकने लगी, और उसके बाद पता नहीं उसके मन में क्या ख्याल आया कि वो हवा में सफेद रंग का धुआं बनकर उड़ गई। मुझे तो कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा था कि तभी मुझे अपने हाथ की कलाई में कुछ जलन महसूस होने लगी। जैसे ही मैंने उस तरफ देखा तो मैं न पाया कि मेरे हाथ की कलाई पर मेरी मम्मी का एक धागा बंधा हुआ था, और उस धागे को देखते मेरी सांस में सांस आई। उस वक्त मुझे काफी अच्छा फील हुआ। मुझे समझ में आ गया था कि हमारे घर वाले जो हमारे लिए करते हैं वो हमारे हित में होता है। इसी बीच में अपने आजू बाजू में देखता रहा तो मुझे पता चला कि वहां तो मेरी टैक्सी मौजूद ही नहीं है। बहुत देर तक तो मैंने अपनी टैक्सी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। उसके बाद मैं किसी तरह डरते और कांपते हुए मैं उस रास्ते पर पैदल पैदल जाने लगा। लगभग 2 या 3 घंटे तक डरकर मैंने उस सफर को तो काट दिया, लेकिन उसके बाद जब किसी तरह मैं उस बस स्टॉप पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो लड़की तो बस में बैठ गई थी और मेरी टैक्सी भी वहीं पर खड़ी थी। तो मुझे इतनी ज्यादा हैरानी हो रही थी कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उस वक्त मेरा दिमाग पूरी तरह असमंजस में पड़ गया था, कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। और उसके बाद मैंने सोचा कि उस लड़की से जाकर पूछ ही लेता हूँ। डर तो लग रहा था, लेकिन जैसे मैं उस लड़की के पास गया तो उसने कहा, मुझे आपके साथ सफर काटने में बहुत ही आनंद आया। एक काम करिए, आप मेरा नंबर रख लीजिए, जब मैं फिर दोबारा यहाँ आऊंगी तो आपको कॉल कर लूंगी। दोस्तों, उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उस लड़की से कहा, लेकिन आप यहाँ कैसे पहुंचे? तो उसने उस रात मुझे अंतिम शब्द यही कहे कि आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो। और फिर उसके बाद वो बस वहां से निकल गई। उस लड़की ने जो नंबर मुझे दिए थे वो तो दूसरे दिन गुम हो गए। खैर, जब मैंने ये बात अपने साथियों को बताई तो उन्होंने बताया कि वो रास्ता ऐसा ही है, वहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।